स्वर में, एक आवाज़ में जनता के मुद्दे, जनता के मसले, उनको हमें जो है उठाने की आवश्यकता है। हमने पहले भी ये निवेदन, जिस दिन परिणाम आया था उसके 2 दिन बाद मंडी में प्रेस वार्ता में कहा था कि हमारी ओर से ये खुला जितने भी हमारे जैसा मैंने कहा आउटसोर्स के कर्मचारी है, जेपीटी के हमारे अध्यापक है, हमारे जेओए के जो एम्प्लॉयज़ जिनकी अभी नौकरियां लंबित पड़ी हुई है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग एसोसिएशंस जो हमें समय समय पर मिली है। और एक जो स्वर्ण आयोग के बारे में भी बात कही गई थी, उस पर भी हमने ये कहा है कि हम किसी भी आयोग के खिलाफ नहीं हैं। हमने पहले ही विधानसभा में इस मसले को मैंने पहले भी उठाया था, आज से 3-4 महीने पहले, और उस समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सरकार ने अनुसूचित आयोग का हिमाचल प्रदेश के अंदर गठन किया, जनजातीय क्षेत्र के लिए जनजातीय आयोग का गठन किया। तो उसी तर्ज पर जो है एक स्वर्ण आयोग का गठन भी होना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को मात्र रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसमें ना किसी की जो है उसको किसी के राइट्स को ख़त्म करने की कोई बात रखी गई है, ना ही किसी के राइट्स को जो है वो मजबूत करने की बात रखी गई है। केवल एक प्लेटफॉर्म जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए रखने का प्रयास किया गया है। और इन चुनावों में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको देखने को मिली है। तो एज अ सिंबॉलिक जेस्चर हम ये कहना चाहेंगे कि वो बनना चाहिए। और जब भी हमारी सरकार बनेगी, अभी इनकी सरकार है, हम निवेदन करेंगे कि अपनी सरकार में बनाएं, मगर अगर नहीं बना पाते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो है इसे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सब लोगों को समानता के साथ ले जाने का जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक सोच रही है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा कि रामपुर शहर में एक ऐतिहासिक लवी मेला का आयोजन किया जाता है, जो बहुत पुराना, करीबन आज से 300 साल पुराना ऐतिहासिक लवी मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जो प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर पहले उसे स्टेट लेवल का, फिर नेशनल लेवल का, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसे बनाया गया था। मगर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की राजनीति की, दलगत राजनीति की भेंट चढ़ा है। कहीं ना कहीं मैं पिछले कल जो उपायुक्त शिमला है उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते जो है वो लवी मेले को, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को जो है वो बंद किया गया है या उसे जो है डाउनसाइज किया गया है। और वहाँ पे केवल जो है मात्र ट्रेडर्स जो किन्नौर से वहाँ पर आते हैं उनको वहाँ पे लाने के लिए हमने व्यवस्था करी है। मगर धरातल पे जब हमने वहाँ पर कारोबारियों से बात करी, जो ट्रेडर्स वहाँ पे किन्नौर से आते हैं उनसे बात करी, और ये केवल किन्नौर का ही ट्रेड फेयर नहीं है। लवी फेयर जो है वो आपके किन्नौर, आपका आनी, आपका रामपुर, आपका कुमारसन, करसोग और रोड़ू और इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक ट्रेड फेयर है। और इसको केवल इस मात्र के लिए बंद कर देना कि जो है आपको रामपुर से इन चुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और उनको वहां से जो लीड भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है रामपुर से चाह रही थी वो नहीं मिली। इसलिए इस तरीके की राजनीतिक द्वेष भावना से जो ये कार्य किया गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर उसी दिन जो है रेणुका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो रेणुका जी का करवाया जाता है, वहाँ पे पूरे धूम धड़ाके से वो मेला वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे खुद शिरकत करी। ना रामपुर में मुख्यमंत्री जी आए, ना राज्यपाल जी आए, ना प्रदेश का कोई वरिष्ठ मंत्री आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना का इन्होंने जो है उसमें एक्सक्यूज़ दिया है, मगर इनको याद रखना चाहिए कि अभी चुनाव खत्म होने से 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी, इनके मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जो है रामपुर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहाँ पे जनसभाएं कर रहे थे। ननखरी के अंदर इन्होंने करीबन 4-5 हज़ार लोगों की बैठक करी। इन्होंने रामपुर के अंदर रैली करी। उस समय कोरोना नहीं फैल रहा था। अब जब इनको मुंह की खानी पड़ी है रामपुर से और इस तरीके के परिणाम जो है वो आउटर सराज से आया है, इस तरीके का परिणाम जो है वो किन्नौर से आया है, इस तरीके का परिणाम जो करसोग से आया है, उसके चलते जो इन्होंने राजनीति की भेंट इस लवी के अंतर्राष्ट्रीय मेले को चढ़ाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका कांग्रेस पार्टी और हम सब जो है पूरे तरीके से विरोध करते हैं और इसका हम ज्ञापन जो है बहुत जल्द माननीय राज्यपाल जी को सौंपेंगे कि अगर आपने मेले बंद करवाने हैं
तो पूरे प्रदेश में उसे बंद करवाए और समानता के साथ उन्हें बंद करवाए। मगर जो ये पिक एंड चूज का ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने केवल रामपुर क्षेत्र को और जिन इलाकों से इनको बढ़त नहीं मिल पाई है उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश करी है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी उपचुनाव हुए, पहले भी जो है वो सरकारें पहले भी इस तरीके के चुनाव आए, चुनावों के परिणाम आए, मगर सरकार हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर होकर चलती है और इस तरीके की सोच किसी भी सरकार को या सरकार के मुखिया को या सरकार के मंत्रियों को जो है वो शोभा नहीं देती है। और मैं जो अधिकारी है सरकार के उनको भी चेताना चाहूँगा कि आप लोग सरकार के जो है वो ब्लाइंड फॉलोअर्स होना बंद करिए। आप अपनी जो कार्यवाही सरकार के अधिकारियों को करनी चाहिए, विद इन द रूल बुक्स करनी चाहिए, और जो डिक्टेट्स आपको आपके पॉलिटिकल मास्टर्स दे रहे हैं, ये सरकार जाने वाली है। 6-7 महीने की ये सरकार प्रदेश के अंदर बची है, आप इनका जो है अनऑथराइज्ड और इलीगल इनके जो ऑर्डर्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी जो है एक कोड ऑफ इंक्वायरी करवाई जाएगी और जिन भी अधिकारियों ने, वेदर इट इज़ डिप्टी कमिश्नर, वेदर इट इज़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वेदर इट इज़ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिन्होंने भी अपने फ्रेमवर्क के बाहर कार्रवाई करने की कोशिश ये सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करवाई जाएगी। इस चीज़ का मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये इन अधिकारियों को प्रदेश के अंदर कहना चाहता हूँ। प्रदेश की जनता ने अपना सेमीफाइनल में अपना मैंडेट दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार के कार्य ना करें, आप करें, सरकार मैंडेट सरकार का है, आप ज़रूर करें, मगर जो दलगत राजनीति से ये फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना ये किसी भी अधिकारी को जो है वो शोभा नहीं देता है। मैं इनको चेताना चाहता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम आप भविष्य में ना करें। ये प्रदेश हित में नहीं है, क्षेत्र हित में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही आपसे आज कहना चाहूँगा कि हम फिर से जितने भी हमने मसले कहे, चाहे वो कर्मचारियों के हैं, चाहे वो आपके टूरिज़्म इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो आपके जो है आपके बस ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, होटेलियर्स हैं, क्योंकि कुल्लू मनाली में बहुत से ऐसे लोगों से हमारा जो है वो इंटरेक्शन हुई जो अपने को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं वर्तमान सरकार से। तो मैं यही आज सरकार को कहना चाहूँगा और कि अभी भी समय है, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करिए, आप मजबूती के साथ इन लोगों की आवाज़ को सुनने का प्रयास करिए। हम आपका समर्थन करेंगे, मिलकर हम हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। जब चुनाव आएंगे तब फिर से 2-2 हाथ कर लेंगे, ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। जब भी चुनाव आएंगे आइडियोलॉजी पे लड़ाई होगी, वी विल फाइट इट आउट इन द बैटल ऑफ देवभूमि की ज़मीन पर हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर जब तक अभी अगले 1 साल 1.5 साल जब तक चुनाव नहीं है, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन ऑल ऑफ अस, वेदर वी आर इन कांग्रेस पार्टी, वेदर वी आर इन बीजेपी, वेदर वी आर आइडियोलॉजिकली नॉट इंक्लाइंड टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन ऑल ऑफ अस टू वर्क यूनाइटेडली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो आज ये सरकार नहीं कर रही है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, आप इनको करिए और जितने भी मसले अभी हमने कहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स के हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के हैं, जेबीटी के हैं, आपके जेओए के हैं, उनको आप सुलझाइए। जो हमसे उसमें हो सकेगा हम करेंगे। विधानसभा में भी आपको आपकी आवाज़ को उठाने का पूरा प्रयास करेंगे और मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने का हम सबका एक सकारात्मक प्रयास रहना चाहिए, जिसमें हमारी ओर से पूरा सरकार को समर्थन योगदान हिमाचल प्रदेश के हित में रहेगा। इसका मैं विश्वास प्रदेश की जनता को, शिमला की जनता को, मंडी की जनता को आप लोगों के माध्यम से दिलवाना चाहता हूं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विक्रम जी, आपने जिस तरह कहा कि आपको जन समर्थन मिला है, चारों सीटों में बात करें, मंडी की अगर सीट की अगर बात करें वहाँ भी समर्थन मिला है, पर कहीं ना कहीं अब 2022 की बात करें कि हम और मजबूत इसको रखेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है जब षड्यंत्र वहाँ पर रचा गया था, ऑडियो वायरल हुई थी प्रतिभा सिंह की, तो कांग्रेस की नेता उसमें शामिल थे, तो क्या इसकी जांच के विषय भी करेंगे? और 2022 की अगर बात करें तो अगर इस तरह से चलता रहेगा तो अंदर घात होने का जो है यहाँ पर संभावना यहाँ पर जताई जाती है। देखिए, जहाँ तक वो ऑडियो एक वायरल किया गया था, मैं समझता हूँ कि वो भाजपा की ओछी राजनीति का एक नमूना है, जिसकी वजह से वो चीज़ आई, मगर जनता के ऊपर उसका कोई असर हमको देखने को नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम उस ऑडियो के तथ्यों पे जाए भी, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में या उसके कंटेंट में भी जाए,
तो उसमें प्रतिभा सिंह जी साफ कह रही है, हालांकि तो वो डॉक्टर्ड है, मगर तब भी उसमें वो साफ कह रही हैं कि हमने अगर कोई पार्टी फंड क्रिएट किया है दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। और वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा ये बात साफ करी कि उसको कभी भी पार्टी फंड को हमने घर पे नहीं लाना है। अब देखिए, ये एक लोकतंत्र की सच्चाई है कि चुनाव चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, बिना पार्टी फंड के नहीं लड़े जाते हैं। और अगर भाजपा ये कहे कि हम बिना पैसे के चुनाव लड़ लेती है तो उससे बड़ा जुमला जो है वो देश और प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता है। पर मेरा ये बात है कि इसके तथ्यों पे जाना निश्चित तौर से ज़रूरी है। पहले भी आपको याद होगा 2007 में भी जब चुनाव हुए थे, उपचुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उस समय भी एक ऑडियो वायरल जो है वो वायरल किया गया था और उसका फिर बाद में केस भी रजिस्टर किया गया, पूरा बाकायदा ट्रायल हुआ और बाकायदा सेशन कोर्ट से वीरभद्र सिंह जी को उस समय जो है बाइज्जत बरी किया गया था। वैसे ही तरीके से ये फिर से एक षड्यंत्र रचा गया, मगर षड्यंत्रकारी जो है वो खुलकर सामने नहीं आए। मगर मैं निश्चित तौर से पार्टी से निवेदन करूंगा कि इस पे इंक्वायरी की जाए और तथ्यों पे दूध का दूध और पानी का पानी की जाए। किसने ये रिकॉर्डिंग करी, क्यों ये रिकॉर्डिंग की गई, किस मोटिव से ये रिकॉर्डिंग की गई और क्या इसके पीछे जो है वो हिडन एजेंडाज थे, उसको बाहर निकाला जाना चाहिए। बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड। इसलिए प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके की रिकॉर्डिंग करी और क्यों जो है वो चुनाव के परिणाम के जो 4 साल पहले की रिकॉर्डिंग है वो मात्र वोटिंग के 3 दिन पहले ही जो है वो रिलीज क्यों की गई। अगर थी पब्लिक डोमेन में उसको डे 1 पे निकालते, जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा उस दिन निकालते। उसको मात्र वोटिंग के 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले निकालना ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरे प्रकरण पर लगाता है। इसमें कांग्रेस नेता ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता ही है जो इसमें शामिल। हाँ, चलो जो भी है वो देखेंगे। सर, एक बवाल मचा है आज देश में। सलमान खुर्शीद जो आपके नेता हैं, उनकी पुस्तक में जो लिखा गया है उस पर बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम हिंदू हैं और हमें हिंदू हितैषी का सर्टिफिकेट एक ऐसी पार्टी से लेने की आवश्यकता नहीं है जिनका देश की आज़ादी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। अभी कंगना रनौत जी का भी आपने बयान सुना, मैंने उस पर भी टिप्पणी करी थी कि हमें एक व्यक्ति बता दे, मात्र एक, संघ परिवार से या जनसंघ से या जो भी उस समय पार्टी थी, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी जो है वो देश की आज़ादी में दी। इनकी तो मानसिकता ये है, सोच ये है कि ये कहते हैं कि 1947 में जो है हमें भीख मिली है और 2014 में हमें आज़ादी मिली है। कंगना रनौत जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री, हमने भी इतिहास पढ़ा है। हम जानते हैं कि 1947 में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बट दैट वाज अ कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ द ऑनगोइंग स्ट्रगल जो 1857 से जो एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, उसके बाद वॉर ऑफ जो है आपका इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई, उसका कल्मिनेशन पॉइंट 1947 था जब भारत को आज़ादी मिली। मगर 1947 एक एंड पॉइंट नहीं है, उसको आपको पूरा जो भारत का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे और उस समय की जो आज़ादी की इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। चाहे वो शहीद भगत सिंह थे, चाहे वो सुखदेव थे, राजगुरु थे, सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपने जीवन के 14 साल कारागार में बिताए, महात्मा गांधी जी थे और अनकाउंटेबल और स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अपने जीवन के प्रेशियस समय जो है वो अलग अलग जेलों में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे काला पानी में, चाहे और जेलों में बिताया। तो ये उसका एक कल्मिनेशन पॉइंट था और हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं जो उन्होंने अपने जीवन के प्रेशियस मोमेंट्स जो हमारी देश की आज़ादी के लिए हमारे लिए दिए हैं, उसका हम मान सम्मान करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि इस पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS से की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर यही कहूँगा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म दो अलग चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू धर्म जो है वो सदियों से चला आ रहा है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो वीर सावरकर जी ने अपने जब वो कारावास में थे उस समय उन्होंने एक थॉट प्रोसेस शुरू किया, जिसे बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जो गोलवालकर जी और जितने भी RSS के लोग थे उन्होंने उसे प्रोपोगेट किया। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म। करुणामूलक, और हम हिंदू हैं पर हम
हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं चलते हैं। सर, करुणामूलक 107 दिनों से धरने पर बैठे हैं, कोई सरकार की तरफ से नहीं आया मिलने, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या? नहीं, हम पीछे भी उनसे मिले थे। इस बारी व्यवस्था के कारण हम करुणामूल आधार के लोगों से नहीं मिल पाए, जो शिमला में जो है वो अनशन पर है, पर हमारा उनके साथ पूरा समर्थन है। और हमने विधानसभा में भी करुणामूल आधार के साथियों की आवाज़ को उठाया था और भविष्य में भी उनकी आवाज़ को विधानसभा में उठाने के लिए वचनबद्ध है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो एक पॉलिसी जो है उनके टाइम फ्रेम में, स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में उनकी जो केसेस है उसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए हम एक पॉलिसी का गठन जो है अपनी सरकार के बनने के बाद करेंगे, ताकि इनडेफिनेटली इनको जो है वो वेट ना करना पड़े। विक्रमादित्य जी, दिल्ली से लौटे हैं आप, क्या आगामी वाला इशू उठाया नवी मेले का, तो आपको नहीं लगता कि इस इशू को मतलब उठाने में आप थोड़े से पार्टी देरी कर दी है, क्योंकि अब तो मेला शुरू हो गया ऑफिशियली? अब मैं तो भैया कल ही आया दिल्ली से, तो मुझे रात को पता चला कि इस तरीके का प्रयास। व्यापारी हाँ, नहीं चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उठाया तो सही, तो उठाया है। और गलत हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसका हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं और सरकार को इस पे जो है पुनर्विचार करना चाहिए। आप दिल्ली से लौटे हैं, 2022 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच में किस तरह का तालमेल आगामी दिनों में रहेगा? ये तालमेल पूरा अच्छा रहेगा। जितने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है और पीसीसी अध्यक्ष है और हमारे प्रदेश के इंचार्ज है और हमारी सांसद है प्रतिभा सिंह जी और सभी जो और विधायकगण हैं, सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मिलकर हम एजेंडा बनाएंगे। पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए सब अपना प्रयास करेंगे, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए जो भी संभव प्रयास होंगे उसे करने का पूरा प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य जी, प्रदेश सरकार दोबारा से दिसंबर में जो है इन्वेस्टर मीट करने जा रही है धर्मशाला में और प्रधानमंत्री भी वहाँ आ रहे हैं, तो इससे पहले भी हुई थी, क्या लगता है कि जो उस टाइम जो वो किया गया था, तो लगता है कहीं धरातल पे उतरा है? नहीं, वो तो अभी तक उतरा ही नहीं है। ये तो अब 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की उस समय बात की गई थी और उसमें से अभी तक 5 से 6,000 भी अभी तक प्रदेश के अंदर नहीं आया है। 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ये शिमला में कर चुके हैं, मगर उसका अभी तक कोई रूपरेखा हमें प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिली है। अगर है तो हम विधानसभा में चाहेंगे कि सरकार इस पे वाइट पेपर ले करे और कहे कि अभी तक कितना निवेश जो है इस इन्वेस्टमेंट मीट से आया है, कितना उद्योग लगा है, कितने लोगों को अलॉटमेंट ज़मीन की हुई है और कितना लोगों को इससे जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसका वाइट पेपर सरकार विधानसभा में ले करे, मगर नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि तथ्य उनके खिलाफ है। सरकार प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार युवा है और मात्र 26,000 नौकरियां इन्होंने पिछले 4 साल के कार्यकाल में ये दे पाए हैं। तो इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास तर्क नहीं है। अब लोगों को जो है लाभान्वित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए फिर से इन्वेस्टर मीट करी जा रही है, मगर जो पहले करी है अभी तक तो वो धरातल पे उतरी नहीं है। तो नई इन्वेस्टर मीट करने का ना तो कोई औचित्य है, ना कोई लॉजिक है। ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो है वो प्रदेश के अंदर ये सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है। सर, अभी पिछले 4 सालों में अगर हम देखें तो प्रदेश सरकार की तरफ से जैसे कर्मचारियों की बात और बेरोजगारों की बात की जाए तो 4 साल के बाद जो प्रदेश सरकार है वो जेसीसी की मीटिंग करने वाली है और उनका कहना है कि कर्मचारी के जितने भी मुद्दे हैं उसमें क्या कहना सर आपका इस चीज़ को कि 4 साल बाद ये आए बड़ी मुश्किल से इनकी आंख खुली है। अब जब अभी तो आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतर के पद यात्रा करने शुरू हो चुके हैं। आपने देखा कि मलियाना का उन्होंने दौरा किया कुल्लू के अंदर। अच्छी बात है, करना चाहिए। सब लोग पदयात्रा करेंगे तभी धरातल की परिस्थितियों से वाकिफ होंगे, पर मैं समझता हूं कि इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट। ये कार्य जो है उनको अपनी सरकार के पहले साल में करना चाहिए था, तो कम से कम उस पर कुछ लगता। अब कब मीटिंग वो होगी, कब वो धरातल पे उतरेगी, कब उसके पॉलिसीज बनेंगे, कब उसके डिसीजंस होंगे, जब तक डिसीजन लेने की बारी आएगी तब तक तो अगला कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा लोकसभा विधानसभा चुनावों का। तो ये केवल एक आई वॉश है, ये केवल जो है एक पब्लिक गिमिक है।